हिमाचल सिंह, चाइना का गुलाम नेपाल किस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, इतना छोटा देश, और किस तरीके से चाइना उसे मोहरा बनाकर भारत के सामने किस तरीके से भारत के विरोध में खड़ा कर रहा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, अभी हमने देखा किस तरीके से चाइना पाकिस्तान के सर पर बंदूक रख के चला रहा था और अब नेपाल को मोहरा बना रहा है और भारत के सामने खड़ा कर रहा है। किस तरीके से नेपाल भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। देखिए, नेपाल के वो किसी भी देश के, मतलब हम तो बहुत बड़ा एक राष्ट्र हैं, वो छोटा सा किसी पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो सकता। उसमें A to Z खाना पीना सारा सामान इंडिया से जाता है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल तब डलता है जब भारत डालता है। उनको खाना तब मिलता है जब भारत देता है। और उनको ये शर्म भी नहीं आती वहां के पीएम को बोलते हुए, इस समय जो आंखें दिखा रहे हैं, अभी भूकंप आए हुए ज्यादा दिन नहीं गए जब नेपाल तबाह हुआ, सबसे ज्यादा अगर उनकी किसी ने मदद की, सबसे पहले अगर किसी ने मदद की तो वो भारत था। भारत के वायुसेना के विमान सैनिक वहां जाकर के उसको बसाया है, उनको खिलाया है, उनको पिलाया है। और आज वो थोड़ा जब बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम हो गया, तो क्या कर रहा है वो ये सोच रहा है कि तुम हमारे, तो वो उत्तर प्रदेश जितना भी नहीं है, लेकिन वो जो पीएम हैं, अगर वो आज ये भाषा बोल रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल भारत ने कब्जाया है उसको हम हर हाल में वापस लेके रहेंगे, ये लैंग्वेज उनकी है ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बोल नहीं सकते थे। वो असल में राजनीति वहां क्या है कि वहां कम्युनिस्ट का शासन है और वो चाइना से कंट्रोल होता है। चाइनीज लोग क्या कर रहे हैं वहां के राजनीतिक लोगों को, क्योंकि मैं चाइना कई बार गया हूं, वहां की राजनीति को अच्छे से समझता हूं। वहां के नेता केवल पैसे के बल पर चाइना से पैसा खाओ और चाइना की भाषा बोलो। तो चाइना ने क्या किया, उनके जो राजदूत है चाइना के, यू हू यंकी, उन्होंने अभी पिछले दिनों वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और माधव कुमार, ये पूर्व प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्रियों के साथ भी अलग अलग बैठक की। क्या बात की होगी? क्या उन्होंने कोई नेपाल को कोरोना में मदद करने की बात की होगी? उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गया? नहीं जी, उन्होंने यही बात की है कि भारत अब पीओके खाली कराने की बात कर रहा है, भारत अब चाइना को सबक सिखाने की बात कर रहा है, भारत इस समय कोरोना पर चाइना को घेर रहा है। ऐसे में केवल चाइना ये देख रहा है कि किसी तरीके से भारत का ध्यान आप अपने से ऊपर से हटाकर कहीं और डाइवर्ट कर दो। तो कभी वो पाकिस्तान में कुछ कहलवाता है और पाकिस्तान से तो आतंकवादी भेज रहा है, वहीं वो चाइना में भी यही काम कर रहा है जो काम पाकिस्तान से वो ले रहा था। चाइना पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी भेजे, पाकिस्तान के जरिए उसने यहां हथियार भेजे, पाकिस्तान के जरिए नकली नोट भेजे। अब उससे पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो ताल गल नहीं रही उसकी, क्योंकि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। आतंकवादी चलते बाद में है, हमारी सेना को पहले पता लग जाता है। टॉप 10 लिस्ट पूरी हो गई, अब सेना एक और टॉप 10 ले आई। अभी अलगाववादी का टॉप का लीडर जो है उसका भी कल को बेटा मार दिया। अब एक एक मारा जा रहा है। तो चाइना ने अब नेपाल पे हाथ रखा है कि भाई पाकिस्तान पे तो कड़ी नजर है और पाकिस्तान को तो अब नेस्ता नाबूद करने के लिए भारत की सेना कृत संकल्प है और जल्दी इस काम को कर देगी। तो तुम इनका ध्यान डाइवर्ट करो। अब नेपाल में दिक्कत यह है कि भारत सरकार ने अभी देश की आजादी के बाद से अब तक कभी नेपाल की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उनको खिलाया पिलाया है, उनको पाला पोसा है। मैं वहां पिछले 6 महीना हो गया, जब पहले गया था, वहां की सबसे चौड़ी और बड़ी सड़क वो भारत सरकार ने बना के दी, भारत के खर्चे पे बनी। तो तब तो नेपाली बड़ी जयकार लगा रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया है कि नेपाल की जनता को भी वहां की राजनीति ने, कम्युनिस्टों ने भारत के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई एक हिंदू राष्ट्र घोषित था तो वो नेपाल था, और यही बात चाइना को अखरती थी, यही बात इस्लामिक कंट्रियों को भी अखरती थी। और इसलिए उसको कैसे विरुद्ध करा जाए, तो एक आर्टिफिशियल मुद्दा बना दो। अभी मुद्दा बना दिया है उन्होंने वो 3 जगह को लेकर। नक्शे में जो 3 जगह नेपाल अपना दिखा रहा है, वो J&K जब बना है तो नया नक्शा बनना था। उस J&K बनने के बाद में वो जो काला पानी है, लिम्पियाधुरा है और लेपू लेक है, ये 3 क्षेत्र जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है, ये वास्तव में नेपाल का है ही नहीं, भारत का है। लेकिन उसने जानबूझ के बनाया ये चाइना के कहने पर।
चाइना के कहने पर नक्शे में छेड़छाड़ की और ऐसा नक्शा बनाया जिससे वहां की जनता और सरकार को इस्तेमाल किया जा सके। ये जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, ये चाइना के इशारे पर चाइना के बिकाऊ प्रधानमंत्री हैं। ये कैसी बदतमीजी की बातें करते हैं, इनकी लैंग्वेज सुन के हंसी आती है कि इतना अल्प बुद्धि का कोई व्यक्ति ये प्रधानमंत्री कैसे हो गया। क्या पूरे नेपाल में कोई बुद्धिमान आदमी एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठने लायक नहीं है? वो कैसी बात करते हैं। वो कहते हैं जी कोरोना पे अगर पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि जी जो इटली से वायरस आया वो नरम है, चाइना से जो आया वो नरम है, लेकिन जो भारत से वायरस आया वो कड़ा है। बताओ, उन्होंने पहली बार पहला स्टेटमेंट किसी देश के प्रधानमंत्री का मैं सुन रहा हूं कि वो वायरस को भी कड़ा और नरम करके बता रहे हैं। इन्होंने उसको तौल लिया या इन्होंने इसको जांच लिया। वायरस का भी चीन का वायरस इन्हें नरम दिखता है, भारत की तरफ से गया हुआ वायरस इन्हें कड़ा दिखता है। कहां पकड़ के चेक किया इन्होंने, कौन सी लैब में चेक किया, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पहले नेपाल के जो लोग हैं उन्हीं को सवाल पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से कि भाई कोरोना वायरस की तुमने कौन सी नई खोज कर दी। ये साफ और साफ ये दिखाता है कि किस तरह से वो चाइना की चापलूसी करने में लगे हैं। जब पूरी दुनिया चाइना पे सवाल उठा रही है कि वायरस चाइना से आया, चाइना ने फैलाया, चाइना की वजह से महामारी हो रही है, ऐसे समय में वो चाइना को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना वायरस नरम है, भारत से गया हुआ सख्त है। अरे भारत से तो कोई वायरस गया ही नहीं। भारत में तो चाइनी जो नेपाल के लोग हैं वो आते हैं यहाँ, वो यहाँ आके रेस्टोरेंटों पे काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो वहां के लोग आ रहे हैं। यहां से तो कोई जाता नहीं। कुछ तबलीगी जरूर गए थे। अब वो तबलीगी क्यों गए कि वहां की सरकार के वो प्यारे हैं, उनको मस्जिद में छुपाया, मस्जिद में टिकाया। फिर भारत की इंटेलिजेंस ने उन्हें कहा कि तुम्हें बचना है तो इन तबलीगियों को पकड़ो। बस यही बात उनको दिक्कत की लगी है कि वो भारत उनकी हितैषी बना हुआ है, ये चाइना चाहता नहीं है। चाइना पिछले कई सालों से वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको पालने पोसने की कोशिश कर रहा है, रियल में मदद नहीं कर रहा। रियल में मदद उनकी भारत ही करता है, खाने पीने में और मुसीबत के समय में। लेकिन चाइना जो पाल रहा है केवल वहां के नेताओं को पाल रहा है। जी, फेक करेंसी की बात करें तो वो नेपाल सबसे आगे, आतंकवाद की बात करें तो वो सबसे, ISIS को अगर कोई सेफेस्ट जगह देता है तो वो नेपाल दे रहा है। तो इस समय जिस तरीके से नेपाल में चल रहा है उसको भारत के खिलाफ बोलना ही था, क्योंकि भारत तो सच के खिलाफ खड़ा है और जिस तरीके से गतिविधियां चल रही है नेपाल के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो भारत के खिलाफ आना ही था उसको। नहीं, आप देखिए ना, आपने ठीक कहा। यहां अगर कोई बड़ा अपराधी अपराध करता है, आतंकवादी, उसके बाद वो सीधा कहां भागता है? नेपाल। वो नेपाल में जाके छुपते हैं। नकली नोट का कारोबार पाकिस्तान इसी रास्ते से करता है। चाइना भी वो करेंसी वहां लाएगा। अब क्योंकि हमारी एक भारत सरकार ने पता नहीं क्यों ऐसा किया हुआ है, दुनिया के किसी देश में इतनी ढील नहीं है। नेपाल में आप चले जाइए, मैं तो वहां गया हूं, गाड़ी में अगर बैठे हैं तो कोई गाड़ी की डिग्गी भी खोल के नहीं देखेगा। इसी का फायदा आतंकवादी उठाते हैं। नकली नोट ले आएंगे, नशे की चीजें ले आएंगे और आतंकवादी तो हथियार ले आएंगे और वो नेपाल के रास्ते ही आते हैं। तो हमारी भारत सरकार ये नेपाल के बॉर्डर पे जो छूट दिए हुए है कि आप थैला टांगिए, आप नशे की चीज ले जाइए या वहां से ले आइए, और खूब हथियार भी आते हैं, चाइनीज हथियार, ये नेपाल के रास्ते ही भारत में आते हैं। बहुत बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के गिरोह पिछले दिनों तक जब गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े जाते हैं, उनसे पूछा जाता है तो पिस्तौल कहां से लाए? वो नेपाल से लाए साहब। तो नेपाल का बॉर्डर पूरी तरह खुला हुआ है और इसी आजादी का फायदा ये ISI के आतंकवादी और ये पाकिस्तान के समर्थक लोग, ये और चाइना, ये इसका मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे पाकिस्तान पे तुरंत एक्शन भारत लेता है और तुरंत हमारी सेना मूव करती है, ऐसे ही जो वहां के प्रधानमंत्री ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये खतरे की घंटी है। और भारत के लिए तो ये एक शर्म की बात है कि एक छोटा सा देश ये भारत को आंख दिखा रहा है, जिसकी गाड़ियों में पेट्रोल भारत डाले तो डले, जिसकी बिजली यहां से चले तो वहां बिजली चले, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। अभी देखिए वहां का जो बिजली घर है उसको बनाने के लिए भी मोदी जी उद्घाटन पिछले दिनों करके आए हैं। तो हम तो उनकी तरक्की सोच रहे हैं और वो हमारी बर्बादी में आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएं या चाइना की भाषा बोलें,
तो ये हमारी सरकार के लिए तो शर्म की बात है कि ऐसे लोग भी बोलें। पाकिस्तान बोले तो बोले, वो कहते हैं छाछ बोले सो बोले, वो छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद। तो भाई इसको इमीडिएट रोकना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि वहां के बॉर्डर पे इमीडिएट अपनी सेना लगाए और जैसे देश के बाकी बॉर्डर हैं इसी तरह एक एक आदमी की सख्त चेकिंग हो। वहां पे पासपोर्ट वीजा जैसे और देश में लगता है। आप ठीक है, पड़ोसी किसको मानते हैं? जो आपसे मधुर रिश्ते रखता है। अब जब वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, अब कैसी दोस्ती जब वहां चीन के परस्त लोग बैठे हैं सत्ता में, वहां कम्युनिस्ट शासन, इनडायरेक्टली वहां चाइना बैठा है। तो अब जैसा ट्रीटमेंट हम पाकिस्तान के साथ करते हैं सेम नेपाल के साथ करने की जरूरत है। क्योंकि आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे बहुत सारे मित्र नेपाल में रहते हैं, लेकिन चाइना का आज जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप देखिए ज्यादातर लोग भारत के प्रधानमंत्री और भारत को गाली दे रहे हैं। क्या बुरा किया है भारत ने उनके साथ? आज तक तो उनको पाला पोसा है। और हमने जो भारत वालों ने नेपाल के लिए खुली छुट्टी कर रखी है, ये क्या गलती कर दी? तो भारत सरकार को अब इस पे एक्शन लेना होगा, सख्त कदम उठाने होंगे और नेपाल को यह दिखाना होगा कि तुम जो चाइना के कहने से चल रहे हो तो जरा चल के दिखाओ। चाइना को भी देख लेंगे और तुमको भी देख लेंगे और अपने हिमायती आतंकवादियों को भी ले आना। एक एक को चुन चुन के मारा जा रहा है, कोई नहीं बचेगा। इनको ये ऐसे बोल गए, वहां की जनता को अगर अपने हितों की चिंता है, जो भारत में बैठे हुए हैं, उन नेपालियों को भी मैं कहता हूं कि अपने प्रधानमंत्री को ट्वीट करिए, मेल करिए, उसको लिखिए कि आप किससे मुसीबत मोल ले रहे हो भाई, हमारा क्या होगा अगर यहां भारत से आप पंगा ले रहे हो। तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री को सोचना है कि किस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं और किस देश से बोल रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर है, भारत के लिए गौरव की बात है कि जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत होगा, तो अब 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन इसके अध्यक्ष होंगे और ये 34 देश के जो 34 सदस्य देश हैं उनके बोर्डों के ये अध्यक्ष होंगे। तो इसी पर सर ये बताइए कि पूरा ये क्या है जो लगातार हम बताते आ रहे हैं कि भारत चेयरमैन बनेगा और अब हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन चेयरमैन बन रहे हैं, तो भारत के लिए कितनी गौरव करने वाली ये बात है? देखिए, ये जो कोविड-19 है, इससे लड़ने में भी पूरे दुनिया ने देखा है कि भारत ने जो कदम उठाए, तो लॉकडाउन की बड़ी तारीफ हुई और उसके बाद जैसा उसका इम्प्लीमेंट हुआ, फिर भारत के लोगों ने भी जैसा इसमें साथ दिया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री केवल कानून बना सकते हैं, लोगों से आह्वान कर सकते हैं, लेकिन उसका पालन तो जनता को करना है। तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के लोगों ने मोदी जी के इस आह्वान को माना कि लोग घरों में रहें। फिर उसी तरह जैसे डॉक्टर्स के और पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए ताली थाली दिए की बात आई थी, तब भी लोगों ने देखा कि एक आवाज में इस देश का हर देशवासी यहाँ के पीएम के साथ है। और जहाँ तक ये स्वास्थ्य मंत्री जी की बात है, इनकी भी एक तारीफ है कि दिल्ली से ये एमपी आते हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं और सारी चीज़ों पे बारीकी से अध्ययन करते हैं। इन्होंने पिछले दिनों भी जो पोलियो ड्रॉप्स को लेकर के और गांव में पूरे घर घर तक पहुंचाने का जो श्रेय था इनके ऊपर गया, उसमें बहुत अच्छा काम किया था। और अब कोविड-19 से भी फाइट करने में डॉक्टर्स का अरेंजमेंट, दवाइयों का अरेंजमेंट और किस तरह से हमारे डॉक्टर्स की टीम ने इन्हीं के नेतृत्व में पूरी कोविड-19 से फाइट की है। यहीं भारत से ही फाइट नहीं की तो दुनिया के कई देशों में हमारे भारत ने जो मदद की है, वो पूरी डॉक्टरों की टीम, मेडिकल इक्विपमेंट, वो सारे हर्षवर्धन जी के देखरेख में हुआ है। तो ये इनकी तारीफ है, बड़े सरल स्वभाव के हैं और मोदी जी के बहुत निकट हैं और हमारे देश की राजधानी में रहने वाले हैं, तो देश को फायदा होगा ये पूरे भारत को और सबके लिए गर्व की बात है।